रेशो 1 है। जिस भी इक्वेशन में ये रेशो 2:1 होगी वो उसकी बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। कोई भी मल्टीपल नंबर ले सकते हैं आप, सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके उस रेशो को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होकर रेशो यही रहनी चाहिए, तो वो इक्वेशन करेक्ट कंसिडर की जाएगी। फर्स्ट में देखें, आप लोगों को क्लियर कट ये दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ये रेशो बनाता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ, तो आप लोग अब देखिएगा कि मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ इस तरह। ये डेल्टा इक्वेशन को देखें कि H2 प्लस 1/2 O2 गोज टू फॉर्म H2O। वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आप लोग जरा यहाँ पे चेक करें कि आप लोगों के पास हाइड्रोजन एटम्स के कितने मोल्स हैं, 2, लेकिन गैस के कितने मोल्स होंगे, 1। यानी कि अगर आप गैशियस स्टेट में ले जाना चाहते हैं तो गैशियस स्टेट के मुताबिक भी मोल्स की रेशियो ले सकते हैं, एटम्स के हवाले से भी मोल्स की रेशियो ली जा सकती है। मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। जरा देखिएगा, अगर वाटर H2O बनाना है तो मैं स्टार्ट लेता हूं 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इनको अगर मैं कंबाइन करूं तो ये H2O बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट H2 है और ऑक्सीजन की भी स्टैंडर्ड स्टेट जिसमें वो एग्जिस्ट करती है O2 है। तो हम लोग इनकी गैशियस स्टेट में ले जाकर मोल्स की रेशियो देखते हैं। यहां पर मैं H2 लिख रहा हूं गैस, प्लस मैं लिखता हूं O2 गैस, और बेटे बनाना है 1 मोल ऑफ वाटर। ये देखो H2O बन गया और 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड बन गया। अब आप मोल्स की रेशियो देखें कि जब वाटर का 1 मोल बनाना है तो हाइड्रोजन गैस के कितने मोल चाहिए होंगे, 1 मोल, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इधर H2 है तो इधर भी H2 होगा। लेकिन जरा देखें यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम यूज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन गैस का हाफ मोल यूज करना है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो अगर हमें एक ऑक्सीजन एटम चाहिए होगा तो इसका मतलब है उस गैस का हम लोग हाफ मोल यूज करेंगे, 1 मोल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 1 मोल में 2 एटम्स हैं और हाफ मोल में 1 एटम होगा। तो जनाबे वाली ये रही आप लोगों के सामने 1/2 O2। अब ये ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस हो गया है इस ऑक्सीजन गैस के लिहाज से। तो अब आप मुझे बताएं, वाटर की फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मोल्स की रेशियो है वो क्या है। आप कहेंगे सर हाइड्रोजन का 1 मोल है और ऑक्सीजन गैस का हाफ मोल है, ये मिल करके 1 मोल ऑफ वाटर बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन हाफ और 1 मोल ऑफ वाटर। अब आइए जरा इस ऊपर वाली इक्वेशन में देखते हैं। 4 मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस यूज हो रही है। आप इसको सिंप्लीफाई करें, एग्जैक्ट यही रेशियो बनेगी जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई, करके देख लीजिए। देखें 4 मोल्स, 2 मोल्स और ये वाटर के भी 4 मोल्स, सिंप्लीफाई करें, ये आ गया मेरे पास 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, और अगर इसको डिवाइड करते हैं 4 के साथ तो ये 1/2 बनता है। तो जनाब देख लें आपके सामने एग्जैक्ट बिल्कुल वही रेशियो आएगी जो हम लोगों ने पहले देखी होगी। इस ऊपर वाली को देख लें तो बेटा सेम यही सिचुएशन बन रही है। देखो 3 1 जार, 3 1 जार, हाइड्रोजन और वाटर की रेशियो सेम है, और अगर ये 3/2 डिवाइड हो जाता है तो ये मेरे पास अगेन कितना हो जाएगा, 1/2। तो देख लें आपके सामने, मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये मेरे पास अगेन 3 से 3 कैंसिल होके 1/2 कर लें इसको। ये देखें आपने सिंपलेस्ट रेशियो तक पहुंचना है तो ये देखो यहाँ पे आपको 2 1 और 2 दिख रहा है, इसको 2 से डिवाइड कर देखें। 2 हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, वाटर की बात कर रहा हूं। ये सारी इक्वेशंस अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होके आपको यही मोल्स की रेशियो देंगी, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट मोल्स की तरफ आऊं तो यही रेशियो बनेगी। इसी रेशियो के मुताबिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर के क्या बनाना है, वाटर बनाना है। तो देखिए बेटा 2 1 एंड 2 को सिंप्लीफाई करूं तो 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, ये 1, ये 1/2 और ये भी 1। तो बेटा मेरी बात मान लो, अब ये सारी की सारी इक्वेशंस बैलेंस्ड इक्वेशंस ऑफ वाटर है। सिर्फ आप लोगों को किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके बढ़ाकर बता दे तो आप लोग तो फौरन कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोगों ने तो रट्टा लगाया हुआ क्या कि वाटर की इक्वेशन है 2H2 प्लस O2 2H2O या H2 प्लस हाफ O2 2H2। बेटा कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी सिंप्लीफिकेशन पर ये रेशियो बन रही हो वो वाटर की बैलेंस्ड इक्वेशन में इंक्लूड की जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने समझा दिया, कैसा लगा, ठीक है। तो एक्चुअली आप लोगों को जिन्होंने अल्फा बीटा आंसर या चार्ली आंसर सेलेक्ट किया उनके लिए ये अंकल
मेरी तरफ से तमाम जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं। आगे चलते हैं जनाब। तो बेटा ये बात आप लोगों को समझाकर आगे पॉसिबल रिलेशनशिप्स जो हम लोगों ने स्टेशियोमेट्री कैलकुलेशंस में अंडरस्टैंड करने हैं, उनके अंदर हमारे पास मास मास, मोल मास, मास वॉल्यूम और मोल मोल कोई भी टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, जो प्रीवियस मैंने मोल मैप के अंदर भी आप लोगों को बताया। स्टेशियोमेट्री अकेला कुछ भी नहीं है जब तक उसके साथ लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट ना जुड़े। और आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत और प्यारे तरीके से मैंने समझाना है। ऐसे तरीके से समझाना है कि आपके पास हमेशा ये कॉन्सेप्ट रहे, बल्कि आप अपने छोटे बहन भाइयों को भी इकट्ठा करें, अपने पास बिठाएं आजू बाजू में, और उन्हें बताएं कि आज मैं आपके लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहा हूं या जा रही हूं। आप अपनी अम्मी के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं, आप अपने अब्बू के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं, लेकिन उसके बाद आपके साथ जो होना है, आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा, लेकिन कुछ और जरूर खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है। तो बेटा हेलमेट वगैरह पहनने के बाद जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, फायदा होता है, इससे काफी हद तक एक्सीडेंट्स का चांस कम हो जाता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, नाम से जाहिर है कम मिकदार में। ओके, स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशंस में लिमिटिंग रिएक्टेंट लाजमी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैलकुलेशन में। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स formed in a chemical reaction due to its lesser लेस नहीं है, यही वर्ड बताना है, यही वर्ड बताना है। और मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद भी आपसे सवाल पूछना है, आपका फिर भी सवाल का जवाब गलत होगा। आपने कहना सर समझाने से पहले और समझाने के बाद, इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद, दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम है। तो इसीलिए अच्छी क्वालिटी की क्रीम इस्तेमाल करें, तो लगाने के बाद और लगाने से पहले जो है वो फर्क महसूस होगा। तो उसके अंदर एक अच्छी वाली क्रीम आती है, खवातीन तो जानती होंगी, तो फायजा ब्यूटी क्रीम बड़ी आजकल फेमस हुई हुई है। खैर, तो मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ आता हूं, मैं कहीं और चला गया। तो लेस अमाउंट का वर्ड नहीं है, लेसर, लेसर का मतलब याद रख लीजिएगा, इट इज ग्रेटर देन दैट, ये वो। तो ये जो लेसर का वर्ड आता है, ये हमेशा हमेशा जो है वो कंपैरिजन में आता है, कंपैरिजन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंपैरिजन का चक्कर होगा। तो दो रिएक्टेंट्स अगर है तो दोनों को कंपेयर किया जाएगा, जो दूसरे की निस्बत कम मिकदार में होगा उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो देखिएगा, रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स अमाउंट लेसर देन द रिक्वायर्ड इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स के आपस में रिएक्ट करने की खास रेशियो होती है। अगर उस रेशियो में से किसी एक रिएक्टेंट को कम मिकदार में रख दिया जाए, तो ऑफ कोर्स उसका दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके जल्दी खत्म होने का सीन बन जाएगा। तो अगर एक जल्दी खत्म हो जाए, दूसरा पड़ा रहे, जल्दी खत्म होने वाले को लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो पड़ा रहता है उसको एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है ये हमारे पास बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ दूसरा जो होता है वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, जिसको एक्सेस रिएक्टेंट भी कहते हैं। नॉन लिमिटिंग इज आल्सो कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। नॉन लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट। बाय रिंग। आप लोगों ने कहना सर बड़ी टिकटॉक वाली रिंगटोन रखी हुई है, इससे पहले कि यही कॉल दोबारा आए तो मैं अपने फोन को साइलेंट कर दूं। अच्छा बेटे, अब देखिए मैं यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा डिटेल में जा रहा है। इट इज दैट reacting substance which produces least number of moles of the products in a chemical reaction। यानी कि अगर आप रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स के साथ कंपैरिजन करें, तो प्रोडक्ट की जो रिएक्टेंट लेस अमाउंट हमें प्रोड्यूस करता हुआ दिखा रहा होगा उसको क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये बात आपको मैं समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाता हूँ। आइए थोड़ी सी चीजें अंडरस्टैंड करते हुए जो है वो आगे बढ़े हम। तो मैं अब अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ी भी होगी यार, वो स्लाइसेस और कबाब्स वाली, उस टेक्स्ट बुक की एक एग्जांपल को पहले उठाता हूँ। कहते हैं कि ये जो स्लाइसेस हैं इनमें अगर ऐड करें कबाब्स तो बनते हैं सैंडविचेस। ठीक है जी, आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है।
अब यहां से लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, आइए मैं आपको समझाता हूं। कहते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल उठाऊंगा, 2 स्लाइस हो और एक कबाब यहां से उठा लेते हैं। शामी कबाब बड़े मजेदार लग रहे हैं, देख के मुझे भी भूख लग रही है। अगर आप भूखे बैठे हुए हैं तो यकीनन आप स्क्रीन चाटना शुरू कर देंगे, बट दीज आर जस्ट पिक्चर्स। तो 2 स्लाइस और एक कबाब ये कंबाइन होते हैं और जनाब एक अदद सैंडविच बनाते हैं। इस पर कोई एतराज तो नहीं आप लोगों को? लो जी, मैंने एक अदद सैंडविच बना दिया। अब आपकी टेक्स्ट बुक कहती है कि 48 स्लाइसेस हैं एंड 25 कबाब है। बताएं कितने सैंडविच बनेंगे, और इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। गौर से सुने, तादाद किसकी ज्यादा है। स्लाइसिस की ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला पॉइंट आ चुका है 48। कबाब कितने हैं? 25। तादाद किसकी ज्यादा है? स्लाइस की। कबाब कम है। अब प्रोडक्ट बनानी है सैंडविच। देखते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए किस रेशो में स्लाइसिस ने यूज होना है, किस रेशो में कबाबों ने यूज होना है। तो जनाब मैं अगर 48 स्लाइस है तो हर दफा एक सैंडविच बनाने के लिए 2 स्लाइस उठाऊंगा, एक कबाब यूज करूंगा। जस्ट यू पीपल विल टेल मी कि मैं ज्यादा किसको कंज्यूम कर रहा हूं, मैं ज्यादा कबाब यूज कर रहा हूं या स्लाइसेस। योर आंसर इज स्लाइसेस के। सर आप 2 स्लाइस एक वक्त में यूज कर रहे हैं और कबाब जस्ट एक ही उठा रहे हैं। तो बेटा मैंने जब ये कंजम्पशन स्टार्ट की तो मैं हर दफा 2 स्लाइस और एक कबाब उठाता हूं, मिक्स करता हूं, सैंडविच बनाता हूं। तो बेटा मैंने करते कराते यहां पे टोटल 24 सैंडविचेस बनाए। जैसे 24 सैंडविचेस बनाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 48 स्लाइसेस थे वो फिनिश हो गए। जरा गौर कीजिएगा, स्लाइसेस तादाद में ज्यादा होने के बावजूद फिनिश्ड हो गए। फिनिश्ड अर्लियर या फर्स्ट, इसकी रीजन क्या है? अगेन की कंजम्पशन